हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द कंकरेंट फोर्सेस। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की चर्चा करेंगे और मेरे प्यारे जवानों उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं लेमिस थ्योरम। भाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो फोर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत मदद होती है हमारी। मेरे प्यारे जवानों इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, तो भाई साहब पेन कॉपी उठा के शुरू हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड यूज हुआ है कंकरेंट, इसका क्या मतलब है? मेरे भाई एक ही जगह पर यदि फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पर तो हम उन फोर्सेस को कहेंगे कि साहब ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इस जगह पर एक फोर्स लगा है इस तरफ, एक फोर्स लगा है इस तरफ, एक फोर्स लगा है इस तरफ, तो मेरे प्यारे जवानों हम इन सभी फोर्सेस को एक नाम असाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस है ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि एक जगह लगने चाहिए। तो मेरे भाई जब भी कभी ये कंकरेंट वर्ड यूज होगा तो आई थिंक आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि कंकरेंट फोर्सेस से हमारा मतलब है एक ही जगह पर एक्ट करने वाले फोर्सेस। मेरे भाई एक फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार यूज होगा और बहुत जगह आपकी मदद करेगा, और वो वर्ड है इक्विलिब्रियम। मेरे प्यारे जवानों फोर्स की टर्म्स में बात करें, वैसे भी भाई टॉर्क तो अभी पढ़ा ही नहीं है हमने, तो मेरे भाई इक्विलिब्रियम वर्ड से हम समझते हैं कि हमारे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। मेरे भाई यहां पर एक बात समझनी है आपको कि साहब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेक्टर सम करेंगे सभी फोर्सेस का और वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब ये हुआ मेरे भाई यदि हमारे सिस्टम पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, माना कि एक फोर्स F1 लगा है, माना कि एक फोर्स F2 लगा है, और भाई इन सभी को यदि हम जोड़ दें, माना कि इसी तरीके से n फोर्सेस हमें लगे हैं सिस्टम पर, तो भाई इन सब का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0। यदि ऐसी कंडीशन है सिर्फ तब हम कह पाएंगे कि भाई हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट पर जो बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस का वेक्टर सम कुल मिलाकर 0 है। प्यारे जवानों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई साहब कोई भी आपसे पूछे, कभी भी आपसे पूछे फिजिक्स में इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है, भाई घोट के पी जाओ इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इक्विलिब्रियम वर्ड का सीधा साधारण सा मतलब है कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। भाई मैं अभी फोर्स की टर्म्स में ही बातें कर रहा हूं, टॉर्क जब सीखेंगे तो उसकी बातें करेंगे। तो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि वेक्टर सम करना है। मेरे भाई आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं लेमिस थ्योरम की तरफ। भाई साहब बड़ी ही प्यारी सी बात कही है। क्या बताया भाई लेमिस भाई साहब ने? माना कि हमारे पास 3 अलग अलग डायरेक्शंस में कोई फोर्स लग रहे हैं। माना कि ये जो फोर्स लगा है ये F1 फोर्स है, ये जो फोर्स लगा है ये F2 फोर्स है, ये जो फोर्स लगा है ये F3 फोर्स है। मेरे प्यारे जवानों यदि हम ऐसा मान ले, देखो यहां पर हमने सभी को यहां पर इस डायरेक्शन में लगा दिया है, अलग अलग डायरेक्शंस में लगाया है। हम ये मान रहे हैं कि F1 है तो ये जो एंगल है, मतलब F1 के अलावा जो 2 फोर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है दिस इज अल्फा। भाई F2 है तो ये 2 बाकी के बच गए, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज बीटा।
भाई साहब F3 को छोड़ दो, ये बाकी के दो बच गए। लेट अस से दिस इज गामा। क्या बोला मैंने? गामा। मामा नहीं है, ये तो गामा है। तो मेरे भाई लेमीज भाई साहब क्या कहते हैं? लेमीज थ्योरम ये कहती है कि भाई साहब F1 अपॉन साइन अल्फा यदि हम कर दें इक्वल कर दें F2 अपॉन साइन बीटा के, और सेम भाई साहब F3 अपॉन साइन गामा के। कहने का मतलब ये है कोई भी फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? बाकी के जो दो फोर्स बचे हैं उनके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी के जो दो फोर्स बचे उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा ले लीजिए, उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यदि हम यहां पर k के बराबर रख दें इस रेशियो को, तो भाई साहब हम यहां से क्या कह सकते हैं? F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। सेम तरीके से आप क्या लिखोगे? F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। सेम तरीके से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? F3 इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। मेरे भाई लेमीज थ्योरम यही कहती है कि यदि हमारे पास तीन फोर्सेज हैं मेरे प्यारे जवानों, तो कोई भी एक फोर्स जो है, याद रखना तीन फोर्सेज है लेकिन इक्विलिब्रियम में है हमारा सिस्टम। और भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और नोट कर लीजिए इक्विलिब्रियम वाली बात से, कि जब जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब तब सिस्टम पे नेट फोर्स तो जीरो होगा ही, ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, क्या वेलोसिटी भी जीरो होगी? क्या हमारी नेट वेलोसिटीज भी जीरो होंगी? भाई साहब ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए आप लोग, और न्यूटन सेकंड लॉ से आप ये जरूर कह सकते हैं कि साहब नेट एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, लेकिन मेरे भाई वेलोसिटी जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा सिस्टम कुछ वेलोसिटीज को कैरी कर सकता है मेरे प्यारे जवानों, लेकिन जो बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी का चेंज कुल मिलाकर जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इन दोनों बातों में अंतर है मेरे भाई। वेलोसिटी जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही उसकी डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि मेरे भाई लॉ ऑफ इनर्शिया तो याद ही होगा कि जब फोर्स ही जीरो है तो भाई साहब जो मोशन रहेगा ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ऑब्जेक्ट रुका था तो रुका रहेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं बदल सकती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल सकता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो मेरे भाई ये चीज आप जरूर नोट कर लीजिए, अच्छे से फिट बैठा लीजिए। भाई यहां पर लेमीज थ्योरम पे वापस आए, बातचीत करें। तो भाई लेमीज थ्योरम क्या कहती है समझ में आया होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे जी ऐसे कैसे? तो भाई इतना दिमाग पे जोर डालो यार, इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम करो। तो वेक्टर सम करोगे तो सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, जो तीसरा फोर्स आया है साहब इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट आएगा, तब भाई ऐसा पॉसिबल है इन दोनों का रिजल्टेंट। भाई तभी तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। इसका और इसका दोनों का सम कर दो तो भाई कुल मिला के इसके इक्वल आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम इन तीनों को ट्रायंगल की डिफरेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, इसको हम यहां ले जाएं, मतलब साहब ये F1 है हमारे पास और F2 को हम यहां ले आए, तो मेरे भाई ध्यान से समझने वाली बात ये है कि उस हालात में हमारा F3 इधर होगा। याद रहे सभी का ऑर्डर एक ही जैसा है, अपोजिट नहीं है, एक ही जैसा है। इन दोनों का जो ऑर्डर है वही इसका है, तभी तो कुल मिला के जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा, इसी के बराबर आएगा। अपोजिट भी है बराबर भी है, निपट जाएंगे, कुल मिला के रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो भाई एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे यदि हम यहां पर देखते हैं
F1 और F3 के बीच में एंगल बीटा है, F1 और F3 के बीच में एंगल बीटा है, तो साहब ये वाला एंगल बीटा है। भाई आपको बता रखा है मैंने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना सिखा रखा है। दो वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल देखते हैं तब हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि दोनों के हेड्स मिले हो या दोनों की टेल्स मिली हो। मेरे भाई जब हम यहां पर एंगल देखेंगे तो हम इसको धक्का मारेंगे तो ये आगे जाएगा। कुल मिलाकर ये एंगल बीटा है, उस हालात में ये वाला एंगल आएगा पाई माइनस बीटा। मेरे प्यारे जवानों वही चीज हम यहां पर देखें, F2 और F1 के बीच का एंगल देखें, F1 और F2 के बीच का एंगल यहां पर गामा है। तो मेरे भाई ये वाला एंगल यदि गामा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? इट विल बी पाई माइनस गामा। और सेम इसी तरीके से मेरे भाई यहां पर F2 और F3 के बीच का एंगल देखें, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये पाई माइनस अल्फा होगा। मतलब यदि इन तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अंदर जो एंगल बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, ध्यान से समझना, याद रखने का तरीका समझा रहा हूं। भाई अल्फा है ना, तो ये 1 वाले के अपोजिट है, मतलब 2 और 3 के बीच में है। तो भाई साहब ये 1 है तो इसके सामने अल्फा वाली टर्म मिलेगी, ये 3 है तो इसके सामने गामा वाली टर्म मिलेगी, ये 2 है तो इसके सामने बीटा वाली टर्म मिलेगी। और भाई साहब एंगल पाई माइनस एंगल रहेगा अंदर, ट्रायंगल के अंदर। वैसे देखोगे तो ये रहेगा। बाकी आपको जो मोटी बात याद रखनी है इससे वो ये बात है, और ये बात जो मैंने यहाँ लिखी ये है। अभी तो सिर्फ ये बातें याद रख लो, काम चल ही जाएगा। इन दोनों बातों को घोट के पी जाओ सुबह और शाम नींबू पानी के साथ, मजा आ जाएगा भाई। तो ये बात अच्छे से समझ गए हो। क्या बोला मैंने? F1 फोर्स देखना है, एंगल कौन सा देखोगे? बाकी के जो 2 बच गए उनके बीच का एंगल और उसका साइन थीटा लिख दो। ऐसे ही F2 देखोगे तो एंगल कौन सा देखेंगे? जो बाकी के 2 बच गए उनके बीच का एंगल और साइन के साथ लिख दो। ऐसे ही F3 देखेंगे और एंगल इनके बीच का देखेंगे, और कुल मिलाकर ये आपस में इक्वल है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेशियो के बराबर वैल्यू आती है इनकी। यही है लेमेज थ्योरम। ये किस तरीके से हमारी मदद करती है मैं आपको समझाता हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ काम की है, बहुत बार तो ऐसा होगा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से कर लेंगे, लेकिन भाई हमें आनी तो चाहिए ना। जब एक अच्छा तरीका कोई है तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको करा दिया। हालांकि मैं आप वाले क्वेश्चंस जो है जो हम करेंगे अभी बेसिक क्वेश्चंस वो तो बिना लेमेज के भी कर सकते हैं, लेकिन ये पता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे जवानों अब मैं इनके इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो भाई साहब तैयार हो जाओ, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जवानों? तो भाई साहब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस करवाने शुरू करता हूं। पहले एक बार बोर्ड साफ कर लें। हाँ तो जानो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, और अभी जो हमने लेमेज थ्योरम पढ़ी है पहले हम उसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको बिना लेमेज थ्योरम के इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं। देखो क्या गिवन है भाई साहब, एक रस्सी है, ध्यान रहे इसी एक ही रस्सी के बीच में हमने एक डब्बे को बांध दिया है जिसका मास था 2 kg। तो सीधी सी बात है यदि हम इसका वेट निकालेंगे तो भाई m × g कर देंगे, आप सबको मालूम ही है। और भाई साहब इसके वेट को जरूरी नहीं है कि हम न्यूटन में ही लिखें, यदि मास को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेट तो है वो तो न्यूटन में ही आएगा, लेकिन फोर्स की एक यूनिट केजी वेट भी होती है मेरे भाई। फोर्स की एक यूनिट केजी वेट भी होती है मेरे भाई। 1 न्यूटन और सॉरी मतलब 1 केजी वेट में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन होते हैं। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि 1 केजी के ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो वो 1 केजी का ऑब्जेक्ट है तो वेट m × g तो होगा। तो भाई m कितना हो जाएगा 1 और g हो जाएगा 9.8, तो इसी से आया है 9.8 न्यूटन।
तो प्यारे जवानों, हमसे पूछा गया है, ये एक ही रस्सी थी लेकिन बीच में एक डब्बे को लटका दिया। ध्यान रहे, एक रस्सी को चाहे हम बीच में से पकड़ लें, चाहे वो किसी को बीच में टच कर दे, उसमें टेंशन बदल जाएगी। ध्यान रखना है, बीच में से आपने पकड़ लिया या हमने गांठ बांध दी है, हमने नोट लगा दी है, भाई टेंशन बदलोगे। इसलिए इधर टेंशन T1 ली है तो इधर टेंशन T2 ली है। भाई ये टेंशन T1 है, ये T2 है और इस रस्सी में मान लो टेंशन T3। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से सुनो, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। आपको T1 की वैल्यू निकालनी है लेकिन वो केजी वेट में निकालनी है। और घबराने की जरूरत नहीं है, आप यार यूनिट तो बाद में भी बदल लेना, पहले तो कंसेप्ट सीख लो। तो पहले न्यूटन में निकाल लेते हैं, बाद में केजी वेट में बदल लेंगे, या डायरेक्ट केजी वेट में ही कर लो, जिसमें आपको अच्छा लगे वैसे ही कर लो। लेकिन अभी मेरा ध्यान तो लेमीज थ्योरम पे है। मेरे प्यारे जवानों, लेमीज थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझो। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं T3 का एरो इधर लगाए देता हूं। तो भाई साहब, इस टेंशन T1 के अपोजिट ये वाला एंगल कितना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब जरा गौर से देखो, अंदाजा नहीं लगाना है, अंदाजे से तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे यार कुछ भी कहो, ये एंगल लगभग 120 डिग्री लग रहा है। अरे ऐसे नहीं देखना भाई, अंदाजे से कोई देखना है, लॉजिक होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। तो भाई साहब, इस लाइन के अपोजिट यहां पर बिल्कुल एक ऐसी लाइन आएगी। साहब ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, साहब ये तो अल्टरनेट एंगल बन गए, मतलब ये एंगल 30 डिग्री का है। तो भाई साहब, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये भी 30 ही डिग्री का होगा। और भाई ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, और मेरे भाई ये है 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर, अरे वाह, ये तो हमने अंदाजे से भी 120 डिग्री निकाला था और वैसे भी आ गया। ओ भाई, ये अंदाजे वाली टेक्निक रख दो, इसको पैक करके रख दो, यूज ना करना इसका, ठीक है। तो ये एंगल 90 है, ये 30 है, कुल मिलाकर ये पूरा जो एंगल हो गया ये 120 डिग्री का हो गया। भाई अब बात यह आती है कि साहब ये 120 का हो गया है, तो ये कितने का बचा है, ये कितने का बचा है। वैसे यार सोचना शुरू करो। सोचा क्या? अरे भाई आपको मालूम है, मान लो ये x डिग्री का बना, तो इन तीनों का जोड़ मतलब x प्लस 90 प्लस 120 दैट विल बी इक्वल टू 360। भाई ये कंप्लीट राउंड तो 360 डिग्री का होगा। मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 360 में से 90 घटा दो और फिर 120 भी घटा दो, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है 150 डिग्री आ जाएगा। वैसे जोड़ के देख लेना यार, गड़बड़ ना हो। एक ये चला गया तो भाई ये जाएगा 270 बचेगा ना, है? अरे यार 100 होता तो 260 बचता, ये 90 है तो 270 बचेगा। 270 में से 20 चले गए भाई साहब, 250 में से सोच लेंगे भाई साहब 150 ही आएगा। ठीक है भाई, कर लेना यार। अब भाई ये आ गया 150 डिग्री। अब करना बेहद आसान है। अकॉर्डिंग टू द लेमीज थ्योरम है, हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे टेंशन T1 दैट विल बी टेंशन T1 डिवाइडेड बाय ये वाले एंगल, इसके अपोजिट वाले एंगल के बीच का साइन, इसके एंगल के साथ साइन थीटा, दैट मीन्स इट विल बी T1 अपॉन साइन 120 एंड ऑल्सो इट कम्स आउट टू बी T2 डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट एंगल दैट इज साइन 90 एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू T3 डिवाइडेड by this angle, this is sin 150 degree। प्यारे जानो, ना T1 मालूम है, ना T2 मालूम है, ना T3 मालूम है। अब क्या करें? अरे यार सिंपल सी बात है, T1 और T3 के बीच का रिश्ता निकालना आसान है। कैसे निकाल सकते हैं भाई? भाई इन दोनों को कंपेयर कर लो, लेकिन इनके रिश्ते का करेंगे क्या? क्या T1 और T3 मालूम है? ना जी ना। अब क्या करें जी? तो इन दोनों को कंपेयर कर लो जी, इसमें भी मालूम नहीं है, इसका मतलब भाई एक इक्वेशन कोई और ढूंढो। तो भाई हमारी नजर पड़ती है इस डब्बे पे। यार इस डब्बे की हालात देखो, क्या हमारा डब्बा इक्विलिब्रियम में है क्या? यस, डब्बा इज इन इक्विलिब्रियम। यस और नो? यस। इसका मतलब भाई ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। अब भाई मैं इसका आंसर केजी वेट में चाह रहा हूं, इसलिए मैं सीधा इसको 2 केजी वेट ही लिख देता हूं, दैट इज 2 केजी वेट। मेरी बात समझ रहे हो भाई? है
भाई साहब ये T3 की वैल्यू आ गई। देखो केजी वेट का मतलब ये है, मतलब देखो उसकी वैल्यू mg की टर्म्स में रहने दो, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो m है वही केजी वेट का आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि m इंटू जी करोगे तो आंसर न्यूटन में आएगा, फिर न्यूटन को आप केजी वेट में कन्वर्ट करोगे तो जी से डिवाइड कर दोगे, कट जाएगा जी, कुल मिलाकर m की वैल्यू ही बचेगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, किसके बराबर आई है मेरे भाई? ये केजी वेट आया है, इसका यदि न्यूटन बनाना है तो अकेला एक केजी वेट 9.8 न्यूटन के बराबर है। मतलब यहाँ 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर न्यूटन में आएगा। मतलब जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए यार, यही तो करते हैं हम लोग हैं। तो भाई साहब ये T3 की वैल्यू आ गई। अब तो मौज होगी भाई, T3 की वैल्यू यहाँ पे रख दो खटाक से। इसका मतलब T1 और इसको कंपेयर करें यदि हम, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी साहब T3 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाई साइन 150। अब भाई साहब एक कारनामा मत कर देना, कभी साइन से जीरो से जीरो गया, एक से एक गया, ये कारनामे नहीं करने हैं भाई साहब, ये तो पाप है भाई। ये T2 की वैल्यू T3 की वैल्यू रख दो 2 केजी वेट में, आंसर आ जाएगा अपने आप ही, है ना भाई। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं साहब? साइन 180 में से 60 घटा दो, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 180 में से 30 घटा दो। भाई साहब ये वैल्यू कितनी है भाई? साइन 180 माइनस 60 साइन 60 होता है साहब √3/2, और ये है साहब साइन 30 दैट इज 1/2, 2 से 2 निपट गया, कुल मिला के 2 √3 केजी वेट आंसर आ चुका है T1 का। न्यूटन में निकालोगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं हम लोग 9.8 की बजाय 10 से ही कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो देखो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 9.8 होते हैं जी की वैल्यू, तो उसी से करना चाहिए। हाँ तो भाई ये T1 की वैल्यू आ गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी T2 की वैल्यू निकाल लें क्या? अरे निकालो ना भाई, इन दोनों को कंपेयर कर लो, या इन दोनों को कंपेयर कर लो, जिसका मन करे उसको कंपेयर कर लो। तो भाई चलो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T3 डिवाइडेड बाई साइन 150 का मतलब तो साइन 30 डिग्री है, 150 का मतलब साइन 30 आ जाता है। हाँ तो आप कहोगे जी ऊपर वाले, अरे साइन 90 तो 1 होता है यार। तो भाई साहब वैल्यू पुट कर दो। T3 की वैल्यू कितनी थी साहब? 2, और ये साइन 30 दैट इज 1/2। तो भाई साहब कुल मिलाकर 4 केजी वेट आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया T2 का। तो लेमिस थ्योरम लगानी आई कि नहीं आई? आ गई है, बहुत बढ़िया है। अब मैं बिना लेमिस थ्योरम के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कंपोनेंट रेजोल्यूशंस में, जब हमने वेक्टर्स का कंपोनेंट रेजोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन एक बार यूज फिर कर लेते हैं, हाँ ताज़ा हो जाएगी मेमोरी हमारी। तो भाई मैं एक बार थोड़ा जगह बनाऊंगा, ये आंसर T2 वाला और T1 वाला आंसर मैं रखता हूं, बाकी सबको मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ तो मेरे भाई मैंने T2 और T1 की वैल्यू रख दी है, लिख दी है यहाँ पे, ताकि वेरीफाई हो जाएगा ना। अब हम करते हैं कंपोनेंट रेजोल्यूशन। अब भाई ध्यान से समझो यार, ये जो हालात है, मैं इस हालात को थोड़ा सा यहाँ साफ साफ दिखा देता हूँ आपको। इसकी हालात ऐसी है साहब, इधर है T2, इधर है T1 और इधर है T3। ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये एंगल कितना है ऊपर की तरफ? 30। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी कितना बन गया है? 30। हैं अब तो बेहद आसान है भाई। इस T2 का एक टुकड़ा इधर कितना आएगा? दैट इज T2 cos 30। और भाई कंपोनेंट रेजोल्यूशन के रूल के हिसाब से दूसरा कंपोनेंट इस पहले कंपोनेंट के 90 डिग्री पर करना पड़ेगा। तो भाई साहब वो इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा डायरेक्शन ऊपर ही क्यों आएगी, नीचे क्यों नहीं आएगी? मैंने बता रखा है, या तो तीनों की टेल मिलेगी या तीनों की हेड मिलेगी, और जिसके टुकड़े कर रहे हो वो बीच में होगा। बीच में तो तभी हो सकता है जब ये ऊपर हो, है ना। तो भाई साहब ये T2 cos 30 आ गया इधर, और इधर आ जाएगा T2 sin 30। मेरे प्यारे जवानों, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, इसका मतलब T2 sin 30 बराबर है T3 के। इसका मतलब T2 की वैल्यू है T3 डिवाइडेड बाई sin 30। अच्छा T3 की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने इन दोनों को कंपेयर करके निकाल रखी थी, दैट इज 2 केजी वेट। तो भाई साहब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और ये कितना है 1/2। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया है 4 केजी वेट। नजर डालिए, आसान है ये तरीका भी, लेकिन लेमिस थ्योरम भी तो आनी चाहिए थी। अच्छा तो ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन को कंपेयर जिस तरीके से किया है, वैसे ही हॉरिजेंटल को भी कंपेयर कर दीजिए।
तो भाई साहब क्या बचेगा यहाँ पे, T1 विल बी इक्वल टू T2 इंटू cos 30. व्हाट इज T2 हियर, इट इज 4 एंड व्हाट इज cos 30, इट इज 103/2. माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज 2√3 एंड इन द केजी वेट. प्यारे जवानों, यही आंसर यहाँ पर था. बेहद आसान सी चीज है. अब कुछ समझ में आया कि कंकरेंट फोर्सेस के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे यदि इक्विलिब्रियम की हालात है तो. आया कि नहीं आया? आया ना. तो अभी कुछ और क्वेश्चंस भी कराता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है और नहीं है. ठीक है, तो और क्वेश्चन कराता हूँ. एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूँ. हाँ तो जवानों, क्वेश्चन ये रहा आपके लिए भाई. बेहद आसान सा क्वेश्चन है. देखो, एक मेथड से मैं कराऊंगा, मैं इसको लेमीज वाले मेथड से कराऊंगा, कंपोनेंट वाले मेथड से आपको खुद करना है. समझ में आ गई बात? तो भाई साहब T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, T3 भी निकाल लो मेरे भाई. T3 की वैल्यू तो चलो मैं जल्दी से निकाल ही देता हूँ. वैसे पहले आप ट्राई करेंगे दोनों ही तरीकों से, फिर आप वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे. ठीक है ना बेटे? तो मेरे भाई यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स. इसका मतलब T3 इक्वल टू 4 kg वेट. भाई केजी वेट में निकाले थे आंसर. हाँ, अच्छा चलो न्यूटन में निकालते हैं. पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था वो हमने लिया था भाई साहब, जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. वो केजी वेट में निकाला था, ये न्यूटन में निकाल दिया. ठीक है, जी की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, 9.8 रख दो यार, या 10 रख दो रफली. ओके, तो ये न्यूटन आ गया. इतने न्यूटन. T3 खत्म. अच्छा जी, T1 T2 कैसे निकाले भाई? बेहद आसान है. ये एंगल 60 है भाई साहब. ये देखो Z बन गया भाई. ये लाइन सीधी है, कभी इसको आप समझ लो जी, ये तो नई चीज़ है जी ना. ये सीधी लाइन है, थोड़ा हाथ से ड्रॉ करी है तो थोड़ा समझ रहे हो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बेटे, है ना. थोड़ा समझ ही लेना, मेरी भावनाओं को समझना आप लोग. ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 ही होगा. और ये 60 है भाईजान, ये है 90. तो 90 और 60 150 होता है. कुल मिलाकर ये पूरा जो एंगल है ये 150 डिग्री का हो चुका है. और ये 150 है तो भाईजान ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा ये 120 डिग्री का आएगा. तीनों का जोड़ 360 होना चाहिए, उसी वजह से ऐसा होगा. बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख लेना भाई. ये x मान लेना तो x जमा 90 जमा 150 बराबर 360, आंसर आ जाएगा. अब देखो भाई, मैं लेमीज थ्योरम लगा रहा हूँ भाई. देख लो भाई रे, T1 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल है भाई, ये है 90 डिग्री भाई, साइन 90. खत्म भाई. आज जाओ भाई, आज जाओ भाई. ये है भाई T2 भाई रे, इसके पीछे पड़ेगा भाई ये भाई 150 है भाई, ये साइन 150. बेटे देखो, अच्छे से डायग्राम बनाना है, रटना बिल्कुल नहीं है. ठीक है, और बेटे ये है बेटे T3. अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जी, ये तो ऐसे जा रहा है जी. है जी ना जी ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो इसको इधर ही घुमाई दो. तो भाई साहब T3 की वैल्यू क्या आ गई है मेरे भाई? T3 डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट एंगल है जी साइन 120. कुल मिलाकर मेरे भाई ये कांस्टेंट बराबर किसी भी कांस्टेंट के, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को T1 T2 T3 निकालना है. ये मालूम चल चुका है, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो. साइन 90 तो 1 होता है, इसका मतलब T1 की वैल्यू आ चुकी है सीधा T3 डिवाइडेड बाई साइन 120. एंड व्हाट इज T3? इट इज द 4G. 4 इंटू जी है, 4G का जमाना है, 5G. ओके भाई साहब, साइन 120. व्हाट इज साइन 120? इट इज साइन 180 माइनस 60. माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 4 इंटू जी डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज साइन 60. एंड साइन 60 इज √3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा. कुल मिलाकर मेरे भाई 8 इंटू जी. चलो जी की वैल्यू को मैं 10 पुट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना. तो 80/√3 न्यूटन में आएगा. यदि केजी वेट में पूछता है तो 8/√3 केजी वेट. क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, बहुत बढ़िया. होना ही चाहिए था, होना ही था. अब इन दोनों को कंपेयर कर दो. अच्छा, आपके मन में ये तो सवाल नहीं कि जी इन दोनों को क्यों कर रहे हैं, हम इन दोनों को कर ले तो कर लो. कर लो मेरे भाई, इतना क्या सोचना है. और देखो, फिजिक्स में तो करके देखोगे तब ही बात बनेगी. बिना करे तो कुछ ना पता चलेगा बेटे. बिना करे तो अपने को लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, और करके देखोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि हो सकता है कि नहीं. भाईजान T3 की वैल्यू रख दो. अब की बार केजी वेट में रख रहा हूं मैं, केजी वेट में आंसर निकालने है ना. तो 4 केजी वेट साइन 150, दैट इज साइन 180 माइनस 30. It will be equal to sin 30, and sin 30 is 1/2. My dear students, it is 1/2.
एंड इट इज साइन 120. साइन 120 ही इज √3/2. अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने मेरे प्यारे जवानों, आंसर आ चुका है 4/√3. लेकिन न्यूटन में है कि केजी वेट में? केजी वेट में. क्यों? क्योंकि T3 की वैल्यू केजी वेट में थी. तो ये आंसर आ चुका है केजी वेट में. भाई इसी को आप वेरीफाई करेंगे, भाई जरूर करेंगे. देखो बेटे, फिजिक्स में जो चीज़ें हमें अप्लाई करनी है वो करनी चाहिए. यदि हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, सिर्फ हमें भ्रम होगा. मेरे को तो आ गई जी, अब मेरे को क्या करके देखना है? नो. जब भी ऐसा मन में ख्याल आए तो ऐसा समझ लेना कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो चाहती है कि आप फिजिक्स ना सीखें, और वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग के अंदर ही कहीं आ चुकी है, उसको खलास कर दो. एक बार ट्राई करोगे दोबारा वो कहेगी नहीं, वो बैठ जाएगी नहीं ये तो मानने गए नहीं, ये तो ट्राई करेगा ही करेगा, फिर आगे से कहना ही बंद कर देगी वो, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो प्यारे जानो, एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको एक बार साफ कर. हाँ तो मेरे प्यारे जानो, ये है अगला क्वेश्चन, बेहद आसान सा. भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, ये रस्सी थी जिनके सहारे ये वेट mg लटका हुआ है. तो भाई यदि हम गौर से देखें तो इक्विलिब्रियम की हालात है, तो साहब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है. अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. अब आप कहोगे जी क्या गड़बड़ हुई है? तो भाईजान देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, हाय ये एंगल अल्फा होगा, देखो जेड बन गया. ऐसे देखोगे तो ये एंगल बीटा होगा. और प्यारे जवानों, उस हालात में ये जो पूरा एंगल है ये 90 जमा अल्फा होगा. और इसको देखोगे तो ये 90 जमा बीटा होगा. और मेरे प्यारे प्यारे जवानों, ये एंगल कितना होगा जरा बताई दो मुझे. भाई इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा. भाई इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा. और क्योंकि ये दो अल्फा जमा बीटा जमा दिस इक्वल टू 180 है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. अरे यही तो आएगा. अब लेमिस थ्योरम लगाएं यदि. भाईजान T1 ये है, चलो T1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, लेकिन थीटा कौन सा जो इसके विपरीत है? इट इज 90 जमा बीटा. प्यारे जवानों, अब यदि T2 की बात करें तो मेरे भाई T2 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल, दैट इज साइन 90 प्लस अल्फा. और भाई ये वाले की बात करें तो इधर लग रहा है mg, और ये भाई किसके बराबर होगा? भाई इधर वाले एंगल देख लो, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. भाई गौर से देखो, mg था, ऊपर लगेगा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. भाई रे T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, mg तो दे रखा है. तो भाईजान इसको इसके साथ कंपेयर कर दो भाई. इसकी वैल्यू पहले थोड़ा अच्छे से लिख लो. दिस इज T1 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा होता है तो बदल जाता है, साइन बन जाता है कॉस. दिस इज कॉस एंड दिस इज बीटा, एंड दिस द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए यही आएगा. कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज जरूर करना, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. हाँ मैंने बता रखा है. भाई साहब अगली बात, इसको कंपेयर करना है. भाईजान ये है mg डिवाइडेड बाई दिस इज साइन 180 माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा. तो साइन 180 वाली वैल्यू है तो उस पर साइन का साइन ही रहता है. और भाई साइन 180 माइनस थीटा पे वैल्यू एज इट इज आ जाएगी. मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब T1 की वैल्यू खटाक से आ गई अपने पास, mg इंटू कॉस बीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा. अब इसकी शकल देख के मत घबराना, शकल तो जो डेटा गिवन होगा उसी की टर्म्स में आंसर निकालना है. हम क्या करें, इसने अल्फा बीटा दे दी, वैल्यू देता तो वैल्यू पुट कर देते. बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? अच्छे से आई है. फिटम फिट बता लेना भाई, गड़बड़ ना हो जाए कहीं. हाँ तो भाई बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे जवानों. अब जरा T2 की वैल्यू और निकाल लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए. भाईजान आपको दिख ही रहा है, वैसे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है. यहाँ साइन 90 प्लस बीटा था, यहाँ साइन 90 प्लस अल्फा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल मिलाकर, चलो मैं इधर लिख देता हूँ भाई,
तो कुल मिलाकर T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा एंड दिस इज MC डिवाइडेड बाई साइन 180 minus alpha plus beta is sin alpha plus beta, and from this we can easily calculate T2 that will be equal to MC into cos alpha. इसको हम डिवाइड कर देंगे, this is sin alpha plus beta. मेरे प्यारे 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 बहुत ही बहादुर बहादुर जानो, ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए. अच्छा, इसका जो आंसर है ना आपको वेरीफाई करना है यार. कहाँ से करोगे, कौन से मेथड से करोगे? कंपोनेंट रेजोल्यूशन वाले मेथड से करोगे, मैंने समझाया है. ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया. तो मेरे भाई एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ. भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा है. लिखो, ए ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग ए हॉरिजेंटल ट्रैक. भाई एक ट्रेन है, वो हॉरिजेंटल ट्रैक पे घूम रही है, मूव कर रही है, सीधा जा रही है. ए पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ. भाई साहब इसकी छत है, कमाल की बात है, ट्रेन की भी छत है. अरे होती है भाई, कमाल ही कर रहे हो, छत तो होती है, नहीं तो बारिश में भीगेंगे लोग यार. भाई इसकी छत से एक पेंडुलम लटकी हुई है और इस तरीके से लटकी है साहब कि वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 4 डिग्री का एंगल बना रही है. क्लियर है? अपने को बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना है. भाई मजा आ गया. भाई एक बात बताऊं मैं आपको, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है. अब जो इंसान ग्राउंड पे रहेगा, मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम्स में करने सिखाऊंगा, लेकिन इट विल टेक 2-3 लेक्चर्स, है ना. उससे पहले सिंपल तरीके से करते हैं यार, जो अभी हम कर रहे हैं वैसे करते हैं. तो भाई यदि हम ध्यान से देखें तो इसकी एफबीडी बनाए यदि हम, तो इस पे नीचे की तरफ तो साहब mg लगेगा. इसका मास m मान लो. ये बोब जो है पेंडुलम की, पेंडुलम क्या है भाई, एक रस्सी से कोई चीज लटक गई है. रेज कैन मूव हियर एंड देयर, दिस इज पेंडुलम. भाई यहाँ पर मास एक्चुअली कंसंट्रेटेड लेते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसका मास m है, तो mg इस पे वेट लग गया. भाई साहब रस्सी में लग गई है टेंशन T. प्यारे जवानों ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी खींच दो तो भाई इधर टेंशन थी, तो इधर भी क्या आएगी भाई, ये एंगल 4 डिग्री था, तो साहब ये भी क्या आएगा साहब 4 डिग्री. तो मेरे प्यारे जवानों इधर क्या आएगा जी, ऊपर की तरफ T cos थीटा, और साहब इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा साहब T sin थीटा. वैसे मैं एक बात बताऊं, क्योंकि नेट फोर्स इधर है, इसका मतलब हमारा जो इंसान है उसको ये आगे की तरफ इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A से जाते हुए नजर आएगी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑसिलेट करते हुए नजर आएगी, नो, ये ऐसे लगेगी. ट्रेन के रेस्पेक्ट में कोई बंदा बैठा है उसको ऐसे लगेगी, लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे है उसको ये एक जगह रुकी हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि ऐसे तो रहेगी डेफिनेटली, 4 डिग्री का एंगल तो बनाएगी हमेशा, लेकिन ऐसे जा भी तो रही आगे ए एक्सेलरेशन से. अरे यार आप एक बात बताओ, बस जिस स्पीड से जाएगी, जिस एक्सेलरेशन से जाएगी, बस में बैठे हुए पैसेंजर भी तो उसी एक्सेलरेशन से जाएंगे, उसी स्पीड से जाएंगे. सेम इसी तरीके से भाई ये पेंडुलम भी तो उसी का पैसेंजर की तरह से ही है. तो भाई एक बात बताओ, क्या ये ऊपर नीचे हो रही है क्या है? जो इंसान ग्राउंड से देखेगा उसको पेंडुलम ऊपर नीचे नजर आएगी ना जी ना. इसका मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, T cos थीटा इक्वल टू mg. लेकिन भाई ये आगे की तरफ तो जाते हुए डेफिनेटली नजर आएगी, इसका मतलब इधर तो जाते हुए नजर आएगी रे बाबा. तो क्या दिखेगा रे, T sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सीधी सी बात है, नेट फोर्स इक्वल टू m इनटू a. भाई दोनों को ना डिवाइड कर दो, भाई डिवाइड करो, ये भाईजान ये डिवाइड करता है T से T गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज टेंजेंट थीटा. थीटा की वैल्यू अभी रखी नहीं है, रख देंगे. m से m गया भाईजान a/g. इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया है, g इंटू टेंजेंट थीटा. मेरे प्यारे जवानों थीटा की वैल्यू पुट कर दो. भाई थीटा 4 डिग्री है, पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब a इक्वल टू जी इंटू टेंजेंट 4 डिग्री. अब एक चीज ध्यान से सुनो, एक मैथमेटिकल बात बता रहा हूं, स्टार लगा के लिख लेना.
भाई यदि हम थीटा को रेडियन में ले लें, मेरे भाई मैं लिख रहा हूं रेडियन में, ना कि डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है। और थीटा यदि वेरी स्मॉल है, बहुत बहुत छोटा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अब आप कहोगे डिग्री में तो लेना ही नहीं था। अरे समझे नहीं, उसको कन्वर्ट कर लो ना, रेडियन में ले लो। समझने के लिए आमतौर पे हम डिग्री वर्ड ज्यादा यूज करते, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। उसको कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, नहीं आता बता देता हूं, घबराना काहे को। लेकिन एक समझो, यदि थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को 1 लिखेंगे। मेरे भाई ये एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है, याद रखनी है, फिजिक्स में यूज होती है। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझ लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थीटा डिग्री में नहीं है। जैसे 4 डिग्री है तो ये 4 के बराबर नहीं होगा। थीटा को पहले रेडियन में बदलो, जैसे कि मैं बदल के दिखा रहा हूं। तो कन्वर्जन फैक्टर भी लिख लेना, उसके साथ ही जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई रेडियन। मतलब भाई 1 डिग्री होता तो पाई बटा 180, कुल मिलाकर 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री में कितने रेडियन हो गए साहब, गुणा में 4। ये वैल्यू है 4 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा। कुछ भी आंसर आएगा इसका सोल्व कर लेना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणा में 4 डिवाइडेड बाई 180। यार इसका सवाल तो आप ही करोगे, इसका जो भी आंसर आएगा, चलो मैं कर ही देता हूं, आप भी क्या याद रखेंगे, हाँ कैलकुलेटर से कर रहा हूं वैसे तो यार मैं भी कैलकुलेटर से नहीं करूंगा, आपको भी मैं कहूंगा कि आप भी ना करें। चलिए लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। हो गई तो मेरे प्यारे जवानों, ये तो कट जाएगा भाईजान, 290 है ना, तो ये 9 है, 11 चौके 44 डिवाइडेड बाई 9 7 63। जीरो का हिसाब तो हम कर लेंगे, जीरो की कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो प्यारे जवानों बेसिकली इट इज 44 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 1/10। सोचो यदि ये 42 होता तो 7 6 की 42, 7 9 63 है ना, 7 6 की 42, 7 9 63, ये ऐसा होता यदि ये 42 होता। लेकिन ये 42 से ज़्यादा है तो आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 6/9 कितना होता बेसिकली भाई, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 मतलब 0.67, इससे थोड़ा ज़्यादा कर दो तो अप्रोक्सीमेटली भाईजान इसका जो आंसर है 0.7 तो आएगा ही, लेकिन 1 10 और भी है, तो कुल मिलाकर मेरे भाई आंसर आ जाएगा 0.07 के अप्रोक्स निकाला है मैंने, अप्रोक्स निकाला है। तो भाई ये 0.07 के अप्रोक्स आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 4 डिग्री को हटाई दो, इसको लिख दोगे टेंजेंट 0.04, और मेरे प्यारे जवानों टेन थीटा को इतना ही लिख देंगे, मतलब 0.07 था भाई, 4 नहीं है। तो भाई साहब g इंटू 0.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कैलकुलेशन में मत उलझना यार, ये तो आप कर ही लोगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और जल्दी हो जाएगी, है ना। तो मेरे प्यारे जाना, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कंसेप्ट को। भाई देखो फिजिक्स बड़ी खूबसूरत है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आपको पहले भी लगती है, थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे थोड़ा और खूबसूरत लगेगी। तो मेरे प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए, तो फिर मिलेंगे आपसे, मुलाकात फिर होती रहेगी। तो प्यारे जाना आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।